हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 23 अप्रैल। देखिए, सरकार स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह को उनकी जयंती जो कि आपका 23 अप्रैल को है पर श्रद्धांजलि देगी। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वो बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य महानायक थे। उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में वर्ष 1857 में भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए 23 अप्रैल 1966 को भारत गणराज्य द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 1992 में बिहार सरकार द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्थापना की गई। वर्ष 2017 में वीर कुंवर सिंह सेतु, जिसे आरा छपरा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 23 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व चगास रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 अप्रैल, ऑप्शन डी 17 अप्रैल। देखिए, विश्व चगास रोग दिवस जो है वो आपका प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 अप्रैल 2020 को पहली बार विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 24 मई 2019 को चगास रोग दिवस के पदनाम को मंजूरी दी थी। इस दिवस का उद्देश्य चगास रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह बीमारी धीरे धीरे फैलती है और मुख्य रूप से उन गरीब लोगों को प्रभावित करती है जिनके पास उचित स्वास्थ्य देखभाल की कमी होती है। इसलिए इसे साइलेंट बीमारी भी कहा जाता है। साइलेंट एंड साइलेंस्ड। इस बीमारी का चगास नाम जो है वो आपका डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो चगास के नाम से लिया गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 को ब्राजील में इस बीमारी के पहले रोगी का निदान किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 14 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय सेना प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस का आयोजन कब करती है? ऑप्शन ए 13 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। देखिए, भारतीय सेना प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस का आयोजन करती है। यह दिवस ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति को चिन्हित करता है। यह दिवस दुश्मन से अपनी मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं की याद में मनाया जाता है। भारतीय सेना के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के कमांडेंट कर्नल नरेंद्र कुमार ने वर्ष 1977 में कुछ सैन्य अभियानों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य काराकोरम दर्रे के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करने की पाकिस्तानी योजना के विषय में पता लगाना था। इसी बीच पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने नागरिकों द्वारा पर्वतारोहण अभियानों के लिए खोल दिया और वह सैन्य नियंत्रण हासिल करने हेतु आगे की ओर बढ़ने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 13 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है, जिसमें विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य भी शामिल हैं। यह सतत विकास पर वार्ता एवं अभिनव विचार विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोग और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है।
9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली वो सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिशें जारी करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से राज्य ने BR अम्बेडकर जयंती को प्रत्येक वर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, तमिलनाडु ने BR अम्बेडकर जयंती को प्रत्येक वर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चेन्नई में अम्बेडकर स्मारक में बाबा साहब की एक पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही अम्बेडकर के बारे में कुछ चुनिंदा पुस्तकों का तमिल में अनुवाद करने के बाद उन्हें प्रकाशित किया जाएगा। 17 दिसंबर को पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार द्वारा पहले ही सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जा चुका है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों यानी दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं एवं श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। वर्ष 1990 में बाबा साहेब को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन से मंत्रालय ने ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक पोर्टल विकसित किया है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ईडार यानी ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है और दुर्घटना की मुआवजे दावों को तेजी से निपटाने में मदद करता है ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। सड़क सुरक्षा एक प्रमुख विकासात्मक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है जो दुनिया भर में मौत एवं चोट का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। वैश्विक सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक सड़क दुर्घटना के कारण वैश्विक स्तर पर 1.35 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है, जिसमें से 90% से अधिक लोग विकासशील देशों से और 11% अकेले भारत से होते हैं। भारत में वर्ष 2019 में दुर्घटना के कारण हुई मौतों की संख्या में आपका 1,51,113 थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने हेतु एक माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी MTS एप्लीकेशन विकसित किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवाओं यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी ICDS की निरंतरता बनाए रखने हेतु पोषण आपूर्ति, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच आदि की निरंतरता के साथ प्रवासी श्रमिकों मजदूरों की आवाजाही को चित्रित करने के उद्देश्य से एक माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी MTS एप्लीकेशन विकसित किया गया है। MTS एक वेबसाइट आधारित एप्लीकेशन है जो व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से मौसमी प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 18 वर्ष तक के बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं सहित प्रवासी लाभार्थियों को उनके मूल स्थानों पर लौटने तक राज्य के भीतर या बाहर उनके गंतव्य जिलों में उनके परिवारों के लिए ICDS की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु ट्रैक किया जाएगा। ICDS महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस, जो कि आपका द्विवार्षिक रिपोर्ट है, में भारत और पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए अपने आर्थिक विकास के पूर्वानुमान में कटौती की है? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी विश्व बैंक, ऑप्शन डी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक।
देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, जो कि आपका एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, में भारत और पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए अपने आर्थिक विकास के पूर्वानुमान में कटौती की है। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस वर्तमान के आर्थिक विकास का वर्णन, यूक्रेन में युद्ध के दक्षिण एशिया पर आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण, विकास के पूर्वानुमान के साथ साथ जोखिम परिदृश्य प्रदान करता है। और इसने यह निष्कर्ष निकाला है कि अर्थव्यवस्थाओं को फिर से आकार देने के लिए मानदंडों को पुनः आकार देने की आवश्यकता है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर को 8.7% के पिछले अनुमान से घटाकर 8% कर दिया जाए। अफगानिस्तान को छोड़कर 1% की कटौती दक्षिण एशिया के लिए विकास दृष्टिकोण को 6.6% तक इंगित करती है। जून में समाप्त होने वाले चालू वर्ष के लिए इस क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान हेतु अपने विकास पूर्वानुमान को 3.4% से बढ़ाकर 4.3% कर दिया और अकेले वर्ष के विकास दृष्टिकोण को 4% पर अपरिवर्तित रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में कौन से देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट देश जारी की है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। देखिए, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष पूर्वव्यापी आधार पर अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत की जाती है, जिसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारों की स्थिति पर देशवार चर्चा शामिल होती है। दिसंबर 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आंकड़े राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए थे। इस रिपोर्ट की कुछ विशेषताओं को देखें तो इसमें आपका भारतीय कानून मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और नजरबंदी पर रोक लगाते हैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी की न्यायिक समीक्षा को स्थगित करने के लिए विशेष सुरक्षा कानूनों का उपयोग किया है। पूर्व परीक्षण निरोध मनमाना और काफी लंबी अवधि का था, जो कभी कभी दोषियों को दी गई सजा की अवधि से भी अधिक था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेल आधुनिकीकरण योजना के तहत जेलों का आधुनिकीकरण कराने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेल आधुनिकीकरण योजना के तहत जेलों का आधुनिकीकरण करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जेलों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने हेतु जेल आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की अवधि 5 साल यानी आपका 2021 से 2026 की है। योजना के उद्देश्य देखें तो जेलों के सुरक्षा ढांचे में मौजूदा कमियों को दूर करना, जेलों को आधुनिक तकनीक के अनुरूप नए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से जेल सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, प्रशासनिक सुधारों जिसमें व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से कैदियों को संभालने वाले जेल अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव लाना तथा प्रशिक्षित सुधार विशेषज्ञों, व्यवहार विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों आदि की नियुक्ति सहित कैदियों के कौशल विकास और पुनर्वास हेतु उनके लिए उपयुक्त कार्यक्रम शुरू करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।